जय हिंद दोस्तों। जैसा आप सभी को इंतजार है कि जंतर मंतर पर इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, यानी नेताओं को मेमोरेंडम दिए। अब हम किससे उम्मीद करें? आखिर हमारा कौन साथ देगा? अभी तक आपने सरकारी पक्ष को रखा हुआ, आज मैं विपक्ष की बात करूंगा। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हमें पूरी उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने एक्स मैन को आश्वासन दिया था कि वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा और अग्निवीर का मुद्दा हम जरूर सदन में उठाएंगे। मानसून सत्र चल रहा है, 8वें वेतन आयोग पर बात हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो तलवारें खिंची हुई हैं बुरी तरीके से। अब इन सब सवाल हैं, अब इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वेटरन्स हैं सुरेंद्र पहलवान जी, जो कि वहां पर आपने विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और एक्स सर्विसमैन जो निगम है उसके दिल्ली के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक एक्स सर्विसमैन विंग है और जिसमें कर्नल रोहित चौधरी साहब है और तमाम एक्स सर्विसमैन है जो पदाधिकारी है। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपको सैनिकों की चिंता है या राजनीति की चिंता है? क्या आप सैनिकों के मुद्दों को लेकर गंभीर हैं? तो आइए हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर अपने लाखों रुपए खर्च करके अपना समय दे करके सैनिकों को जोड़ा, सैनिकों की मुहिम को शुरुआत किया, और वो शख्स हैं हमारे वेटरन सुरेंद्र पहलवान जी। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं सैनिक जीवन चैनल में। सर थैंक यू भदौरिया जी, थैंक यू वेरी मच। और हाँ जय हिंद सर। जय हिंद सभी मेरे वेटरन्स भाइयों को सुरेंद्र पहलवान की तरफ से जय हिंद और राम राम। बॉस साहब, पहला सवाल आपका ये आपके लिए है कि आपका कौन सा पद है जो कांग्रेस ने दिया है और उसकी क्या जिम्मेदारी है? एक्स सर्विसमैनों के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों कभी मानसून सत्र चल रहा है, आपने अपने नेताओं को एक मेमोरेंडम दिलाया था जो वन रैंक वन पेंशन 8वें वेतन आयोग को लेकर के 18 मांगे थी। सर, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, पहले मैं आपको बता दूं, मैं सुरेंद्र पहलवान अभी लगभग 1 महीना हो गया है। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट का चेयरमैन नियुक्त किया है मेरे को कांग्रेस हाई कमान में। वेरी गुड सर, मुबारक। मेरी जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले मेरी नैतिक जो जिम्मेदारी है वो हमारे वेटरन्स जो मेरे भाई हैं, जो हमारे मुद्दे हैं उनको उठाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी, हमें कांग्रेस को भी मजबूत करना है। जब तक हम अपने नेता राहुल गांधी को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारे नेता राहुल गांधी जी कोई भी कार्य करने में असमर्थ रहेंगे जब तक वे मजबूत नहीं होंगे। तो ये है मेरा जो पदभार चेयरमैन का है दिल्ली का, और मुझे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के पूर्व सैनिक इकट्ठे करने और जोड़ने का भी कार्य है मेरे कंधों पे। ओके, बिल्कुल, उन्होंने अपनी ड्यूटी बता दी और जिम्मेदारी बता दी कि मैं एक्स सर्विसमैन हूं और एक्स सर्विसमैन के मुद्दे उठाऊंगा। अब मुद्दे वो कब सॉल्व होंगे? जब मैं उस पार्टी, उस नेता को मजबूत करूंगा और उसके हाथ में सत्ता होगी। नई सत्ता होगी तो विपक्ष में रह के सरकार को घेरने का काम करेंगे, इन्होंने बता दिया। अब मैं सब आपसे बात करना चाहता हूं, आपके बड़े जो नेशनल अध्यक्ष हैं कर्नल रोहित चौधरी साहब, मैं स्वागत करते हैं उनका, बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं सैनिकों के। लेकिन अभी जो आपने एजिटेशन 23 जुलाई को किया है जंतर मंतर पर और आप वहां पर थे, मेमोरेंडम भी बनाया गया था, तो आप समझ सकते हो क्या मानसून सत्र चल रहा है, इसमें सैनिकों के मुद्दे उठाए जाएंगे या 8वें वेतन आयोग के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? तमाम तरीके हैं जो केंद्रीय कर्मचारी जिनकी मांग है। अब सैनिकों के इन मुद्दों का क्या होगा? वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे का कुछ होगा सर? संसद में बात होगी? सर, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूं और अपने वेटरन्स की टीम में भी एक छोटा सा सिपाही हूं मैं। मेरी हर संभव कोशिश ये है हम अपने मुद्दों को अच्छे से अच्छे तरीके से उठाकर और अपने नेता के पास रखने की जिम्मेदारी है। और जो आपने बताया 23 तारीख को अभी रिसेंटली जो हेजिटेशन हुआ है पूर्व सैनिकों का, उसमें मैंने भाग लिया। मैं दिल्ली वेटरन्स की हैसियत से भी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से भी, दोनों की हैसियत से मैंने उसमें भाग लिया है और मैं गया हूं। जो हमारा वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है, मैं अपने वेटरन्स भाइयों से स्पष्ट शब्दों में ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। अब
जो भी हमारे मुद्दे हैं वन रैंक वन पेंशन के, अगर कोई मेरा भाई ये सोचता है अगर मोदी सरकार उसको दूर करेगी और उसको पूरा करेगी तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये भूल जाएं, अब ये सरकार वन रैंक वन पेंशन के किसी मुद्दे पर हाथ लगाएगी। इवन हमारा आपको मालूम है 18 महीने का डीए भी सरकार खा चुकी है, जो हमारे को नहीं दिया गया। दूसरा, जो वन रैंक वन पेंशन की जो वन रैंक वन पेंशन ओआरपी 2 में जो विसंगतियां हुई थी, हमने हर जगह हर डिपार्टमेंट में अपना मेमोरेंडम दिया था और संगठनों ने भी दिया था। लेकिन हमारे दिल्ली वेटरन्स के जो मेमोरेंडम हमने बनाया उसमें एमओडी से रिप्लाई आया था, मेरे पास कॉपी है उसकी। उसमें उन्होंने ओआरओपी 2 में जो विसंगतियां हुई हैं उसको कबूल किया है, लेकिन कबूल तो उन्होंने किया, लेकिन ये नहीं बताया इसको पूरा करेंगे या उसको पूरा नहीं करेंगे। एक मिनट साहब, आपने जो उनको ज्ञापन दिया था उसका जवाब बिल्कुल एमओडी की तरफ से रिटन में आया था। अब मैं आपसे बहुत सिंपल से सवाल रखना चाहता हूं ताकि ये सवाल आप आसानी से कर्नल रोहित चौधरी साहब और अपने राहुल गांधी तक पहुंचाएं। क्या पीएमआर यानी प्रीमेच्योर रिटायरी जिनको ओआरओपी 2 से वंचित कर दिया गया, क्या उनके साथ अन्याय नहीं है? किस अथॉरिटी पे किया, जबकि एक कानूनन उल्लंघन है, कानूनी वैधता भी नहीं मिलती कि आप सभी सैनिकों में से आपने सैनिकों में भेदभाव किया। आपको प्रीमेच्योर का मुद्दा उठाना है, आपको लिए इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जो बहुत ही पिंड है, जो कि मान सकते हो कि हाई कोर्ट तक गया और वाजिब है कि मिलिट्री नर्सिंग अफसर को इतना 10,500 मिलता है और जेसीयू जवानों को भीड़ और भेड़ में इकट्ठा करके 5,200 का जो काम किया है, पे कमीशन 6th पे कमीशन था, इसका मुद्दा सर आपने उठा रहा है। रहा 18 महीने एरियर, ये मुद्दा बहुत सारे नेता उठा रहे हैं, दूसरे के पार्टी उठा रहे हैं, बट ये दो मुद्दे और एक्स ग्रुप का मुद्दा विडो पेंशन का, खास मैं मुद्दे एमएसपी और प्रीमेच्योर की बात कर रहा हूं, ये आपको मेहनत करनी होगी सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पहले जो आपने शब्द यूज किया प्री मैच्योर, क्योंकि डिफेंस के अंदर प्री मैच्योर रिटायरमेंट होती नहीं है, 15 साल टर्म्स हमारे साइन होते हैं, उस पर रिटायरमेंट हो तो प्री मैच्योर में नहीं आता। ये पहले भी मोदी ने भी फरीदाबाद भाषण दिया था 2016-17 में, उसमें मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया था अगर डिफेंस के अंदर कोई प्री मैच्योर नहीं होता। तो ये तो मैं बता दूं प्री मैच्योर नहीं होता है। नहीं होता है तो सर ये 7 नवंबर 2015 को पॉलिसी किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई या आर्मी अफसरों ने बनाई या ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई? किसने ऐसा पॉलिसी बना करके पीएमआर जो हमारे जो लड़के हैं जो मजबूरी में आ जाते हैं वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी करते हैं, तो उसके बाद उनको क्यों अलग किया गया? नहीं, पेंशन 15 साल का जो टर्म्स कंडीशन है उसमें 15 साल वाले को सभी को पेंशन है। मैं आपको एक बात यहां क्लियर कर दूं, जो आपने अभी बोला है, अब उसमें किसने अलग किया था? जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय मेरे फौजी भाइयों को मालूम नहीं है, किसी को भी ज्यादातरों को, वन रैंक वन पेंशन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर करके 500 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के फंड में डाल दिया था। तो कुछ हमारे संगठनों का कहना है 500 करोड़ में वन रैंक वन पेंशन पूरी नहीं होती। वो 500 करोड़ सिर्फ 3 महीने का डीए था, वन रैंक वन पेंशन ले लिया, उसके बाद चुनाव थे और जो मुद्दा आएगा उसके बाद वो होगी, लेकिन चुनाव तक वो नहीं हुआ। 500 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन पड़े रहे। जब सरकार फिर बदली और इन्होंने वन रैंक वन पेंशन नहीं दी, डिक्लेयर होने के बाद भी उस डिक्लेरेशन में मनमोहन सिंह ने जवान जेसीओ को जो एमएसपी है 15,500 रखी थी, इक्वल थी सबकी। फिर इन्होंने मोदी सरकार ने वो वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं की, तब जनरल सतवीर, कर्नल रोहित चौधरी, जनरल कल्याण जी और कई ऑफिसर, हमारे कुछ जवान अरुण जेटली साहब के पास मिलने गए इसको क्लियर करने के लिए। उनका एक ही जवाब था
चुनाव में किए हुए वादे पूरे नहीं किए जाते, तब जनरल सतबीर सिंह जी जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे थे और हम लोगों ने सबने उनका साथ भी दिया था। लेकिन फिर उसमें जो काट-छांट हुई, जो हमें एमएसपी नहीं मिली, 15,552 कर दी, वो सारी अरुण जेटली की काट-छांट थी। जितनी भी ओआरओपी में काट-छांट की गई, हम चाहते हैं कोश्यारी कमेटी की जो वन रैंक वन पेंशन थी वो हमारी लागू कर दो, जो बीजेपी ने नहीं की, अपने तरीके से काट-छांट करके, और हमारे ही लोगों में ऑफिसर और जवान जेसीओ में उसने मतभेद कर दिया ताकि हम आपस में लड़ते रहें, आके ऑफिसरों ने करा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, रोकना चाहता हूं। जैसा कि सुरेंद्र पहलवान जी कह रहे हैं कि आपकी एमएसपी 15,500 यानी समान एमएसपी का प्रावधान था, सबके लिए वो आरोपी थी। लेकिन अरुण जेटली साहब ने कहा कि जो वादे किए जाते हैं उनका इरादा पूरा करने का नहीं होता है, वो चुनावी होते हैं। और उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि सबको मिलेगा वन रैंक वन पेंशन, और उसके 4 महीने बाद 7 नवंबर 2015 को लेटर निकाल देते हैं कि पीएम आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट 1 जुलाई 2014 के बाद नहीं मिला, और एएफटी का भी आदेश है कि ये आपने कानून का उल्लंघन है। उसके बाद दूसरा है मिलिट्री सर्विस पे, जो कि चुभता है, एक दर्द की तरह चुभता है। और इस मेमोरेंडम में साफ साफ कहा है कि हमें 15,500 नहीं चाहिए, हमें बराबर चाहिए। चाहे आप 5,000 दो सबको दो, 6,000 दो सबको दो, सिपाही से लगा करके सभी अधिकारी तक उन्होंने कहा आप मिलिट्री नर्सिंग को अफसर को देना चाहते हैं दो, ब्रिगेडियर नहीं जनरल तक दो, लेकिन सबको समान दो, क्योंकि ये मिलिट्री सर्विस पे है। ये लड़ाई, ये हम लड़ाई लड़ते हैं, जो हमें कठिनाइयां होती हैं, ये उसके लिए पे दिया जाता है। इसमें भेदभाव करके आपने जवानों के मनोबल को तोड़ा है। और जैसा कि आपने सीधा सीधा आरोप लगाया है, कोश्यारी रिपोर्ट का हवाला दिया है, अब मैं बात कहूंगा आप आगे का थोड़ा सा प्लान आप बता दें ताकि हम आप पर भरोसा करें। मैं इसमें थोड़ा सा पूरा कर दूं, जो आपने प्री मैच्योर का शब्द का यूज किया, सरकार ने 15 साल वालों को वन रैंक वन पेंशन से बाहर कर दिया था, आखिर ये प्री मैच्योर, ये सच्चाई है। ये मोदी सरकार ने किया था, लेकिन इसका बढ़ता विरोध और जवाब देते जब दिया गया, इसका विरोध बढ़ा, तो फटाफट वो फरीदाबाद में रैली थी और मोदी साहब ने उस समय फरीदाबाद रैली में बोल दिया कोई प्री मैच्योर नहीं है, 15 साल का हो तो कोई भी जो पेंशन होल्डर सबको वन रैंक वन पेंशन मिलेगी। उसने उस विरोध को चलते उसको दबाया। करेक्ट करेक्ट, हाँ, ये तो मोदी जी ने आखिर बोला तो इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोपेगेंडा निकाला होगा कि 15 साल वालों को आरोपी नहीं मिलेगी, फिर उन्होंने कहा मिलेगी और फिर उसको फिर बंद कर दिया। ये बात सत्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटायर होने वाले 15 साल की सर्विस वाले ही हैं, सबसे ज्यादा होल्डर रैंक के रिटायर हैं। तो इसका बढ़ता विरोध देख के और मोदी जी बैक फुट पर आकर फटाक से अनाउंसमेंट कर दिया हम सबको पेंशन देंगे। ये चीज नहीं, ये इनकी नीति है कि ये दिखा, हाथी के दांत हैं, दिखाने के खाने के अलग हैं। ये चॉकलेट छोटी होती है, रैपर बड़ा होता है। ये बात इस सरकार की है, हर एक जगह अपना पैसा अपना फायदा, और कौन सी चीज जो बाहर पूरा दिखे और अंदर से मिले तो आपको एक टुकड़ा रोटी का मिले, ये बात सत्य है। इस सरकार पर यह सवालिया निशान उठता है। सर आगे आप लोग इसको कैसे ले जाओगे, राहुल गांधी जी तक अपनी बात को कैसे पहुंचाओगे, क्योंकि उन्होंने केरल के एक्सर्विसमैनों ने, जब मैं देख रहा था, मेरे पास वीडियो में आपको भेजूंगा, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन अग्निवीर का वादा किया था कि मानसून सत्र में हम इन मुद्दों को उठाएंगे। तो आप ये एमएसपी का मुद्दा हो, प्रीमेच्योर का मुद्दा हो, आप कर्नल रोहित चौधरी साहब से किस तरीके से डिस्कशन करके आगे पहुंचाओगे सर? देखिए, अभी जो अग्निवीर का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को हमारे नेता ने संसद में उठा चुके हैं पहले भी कई बार, और पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे इस चीज का अनाउंसमेंट कर दिया है। हमारे को मोदी से कोई भरोसा नहीं। अब जिस दिन सत्ता चेंज होगी और कांग्रेस की सत्ता आएगी, उस सबसे पहला काम जो होगा वो अग्निवीर को रेगुलाइज करने का होगा। कोई अग्निवीर की जो पॉलिसी है वो अबोलिश होगी और हमारे जो सैनिक है वो परमानेंट होंगे। सबसे इस चीज को हमारे राहुल गांधी जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल चुके हैं, नंबर 1, और इसको संसद में भी उठा चुके हैं। जंतर मंतर पर से कर्नल रोहित चौधरी और हमने सबने पूरी टीम ने मिलके जंतर मंतर पर हेजिटेशन करके वन रैंक वन पेंशन का भी
और अग्निवीर का भी, दोनों मुद्दे हमने बाखूबी बहुत जोर शोर से उठाए हैं और अग्निवीर का क्लियर कर चुके हैं। रही बात ओआरओपी की, ओआरओपी की जैसे सरकार चेंज होती है हमारे से कमिटमेंट है, अब 15,500 की एमएसपी की जाएगी। अच्छा सर, मैं आपसे अब ये बात करूंगा कि जितने जेएसयू जवान, एक मिनट बोलिए। जो अभी 23 तारीख को हेजिटेशन हुआ उसका मेमोरंडम आया था, हमने रिसीव करके कर्नल रोहित चौधरी साहब के टेबल पर दिया। कर्नल रोहित चौधरी साहब ने पूरा मेमोरंडम पढ़ के उसमें नोटिंग लगा के अब अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने और राहुल गांधी जी के सामने फॉरवर्ड कर दिया है। अब दे आर टेकिंग एक्शन, जो अपने हिसाब से उनका होगा वो उस पर एक्शन करेंगे। ओके, जैसा कि कहा कि मेमोरेंडम माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी के पास पहुंच गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतना जेएसयू जवान का संगठन और एजिटेशन हो रहा है, हमारी बात कोई मानने से हमें दुख नहीं है, सुन भी नहीं रहा है कि 3 जज की रिटायर्ड कमेटी की बात छोड़ो, किसी ने टेबल टॉक के लिए नहीं बुलाया है कि आइए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी या दूसरा वीर बहादुर सिंह जी हैं और यूनाइटेड फ्रंट हैं, किसी भी भूतपूर्व सैनिकों को उन्होंने इतनी तरजीह नहीं दी और सैनिकों की बात खूब करते हैं। सैनिकों को लेकर के संसद में महायुद्ध चल रहा है, आप देख रहे हो, बड़ा जैसे कि हमने कहा है, लेकिन ये बिल्कुल इनके माइंड में है, आखिर पूर्व सैनिकों से इतना बच क्यों रहे, इनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैं इसका मोटा मोटा सा एक जवाब दूंगा। सबसे पहले, अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती, एक कहावत है। हमारा जो हेजिटेशन है उसमें एक टीम हेजिटेशन करने के लिए होती है, उसमें कुछ डिप्यूट हो जाते हैं उस हेजिटेशन को तोड़ने के लिए, जो मोदी की बी टीम होती है हेजिटेशन को तोड़ने के लिए। और जब तक हमारे पूर्व सैनिकों में एकता नहीं होगी तब तक सरकार हमें कुछ भी नहीं देने वाली, चाहे कोई भी सरकार हो। ओके, बहुत सर मैं रोकना चाहता हूं, बात कहिए यूनिटी की। दोस्तों, हर जगह बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इन सबका, लगातार हमारे सबके लिए ये इस तरीके के एजिटेशंस करते आए और कहीं ना कहीं हम लोग महत्वाकांक्षी हैं, जैसा कि इन्होंने कई संगठनों के ऊपर कहा कि हमें एक दूसरे के ऊपर, एकदम भूतपूर्व सैनिक हैं तो हमें एक साथ हो जाना चाहिए, भले हम किसी पार्टी की विचारधारा से, उसकी आइडियोलॉजी से हम सहमत हैं या उनके लिए हम एज ए कार्यकर्ता काम करते हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो अलग एक मैटर हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं और मेरा काम सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए डिपार्टमेंट है, तो यदि मैं एक्स सर्विसमैनों को नहीं जोड़ सका, उनके मुद्दे नहीं उठा सका, तो मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा भी साथ दो, हम पार्टी को मजबूत करेंगे, हमारा नेता मजबूत होगा और आपकी जितनी मांगे हैं वो अच्छे तरीके से पूरी होंगी। हाँ सर, बोलिए। सर, ये हमारा जो हेजिटेशन जो नाकामयाब होता है, हमारे कुछ सैनिक इकट्ठे होते हैं, हेजिटेशन तो करो लेकिन मोदी की बुराई मत करो। हमारा हेजिटेशन होता है सरकार के खिलाफ, जो भी सरकार हो। अगर कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस के खिलाफ है, बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सरकार है। हम कैसे उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे जबकि उन्होंने जो करना चाहिए था वो नहीं किया। नहीं, बिल्कुल, जब वादा खिलाफी किया है तो हम संवैधानिक तरीके से सरकार से सवाल पूछेंगे। हम सरकार को, जो हमारी सिखलाई है सैनिकों की, हम बातें करेंगे, इसलिए तो एजिटेशन कर रहे हैं। आज जो पद पर बैठा है, पद की गरिमा बैठा है, वादे किए हैं तो उससे ही सवाल पूछा जाएगा। यदि वो पद से हट जाएगा तो हम किसी के घर थोड़ी जाने वाले हैं कि राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री नहीं रहेंगे और राजनीति से संन्यास लेंगे, हम फिर उनके घर थोड़ी जाएंगे एजिटेशन करने या उनको मेमोरेंडम देने। हम तो पद को देते हैं ना। भदौरिया जी, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब कोई घटना हुई, रेल हादसा हो चाहे आतंकवादी हादसा हुआ, बॉम्बे अटैक हो 26/11 का, गृह मंत्री ने, जिसके भी जो मंत्री था उसने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने उससे इस्तीफा लिया। पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया और कई अटैक हो गए, क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या बीजेपी ने गृह मंत्री का इस्तीफा लिया? हमारी सेना संदूर ऑपरेशन में सक्सेस है लेकिन सरकार नाकामयाब है।
बिल्कुल सरकार नाकामयाब है और अब ऐसा ट्रेंड बन गया है कि नेता कभी इस्तीफा देंगे नहीं, नेता जवाबदारी लेते नहीं है, नेता को की कोई जवाबदेही नहीं है, नेता एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी टालकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, ये सरेआम है। सैनिक अब इस चीजों से भ्रमित होने वाले नहीं, आम जनता भले हो जाए, सैनिकों को समझ में आ गया है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर आपसे आखिरी सवाल है कि आप हमारे पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या आज के युग में सच में पूरे सैनिकों को गंभीरता से एकजुट होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, ये गंभीर हैं अपनी मांगें मानने के लिए, नहीं तो फिर आप छुटमुट तरीके से आपको सरकार बुलाना तो दूर है, आपकी सुनेगी भी नहीं। मैं अपने सैनिक भाइयों को हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूं, सबसे पहले अंधभक्ति छोड़ दें। जो अंधभक्त बने हुए हैं अंधभक्ति छोड़ दें। आप किसको वोट देंगे? हम वोट नहीं मांग रहे यहां किसी को भी। हम वे अंधभक्ति छोड़कर तथ्यों पे बात करें। जो आरएसएस का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है उसको छोड़कर तथ्यों पे आके बात करें और एक प्लेटफॉर्म पर एकता में आए। ये भूल जाएं अगर हम हेजिटेशन करेंगे सरकार के खिलाफ और कोसेंगे राहुल गांधी को, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ओआरओपी सरकार ने देनी है, विपक्ष ने नहीं देनी है। बिल्कुल। तो हम सवाल भी सरकार से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस पे जो हमारे सैनिक अंधभक्त बने हुए हैं, आंख बंद करके हमारे को भी गाली दे रहे हैं, वो उनको छोड़ के हमारे साथ आना पड़ेगा, हमारे साथ जाना पड़ेगा, हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कहा है कि यदि हम सैनिक हैं और भाइयों से ये अपील है, एक मंच पर आकर अपने भेदभाव भूलकर एक मंच पे आके और कसम खाएं अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम मोदी को एक भी वोट नहीं देंगे, एक भी सैनिक वोट नहीं देगा। 24 घंटे के अंदर जो हमारी डिमांड होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर हर सैनिक ये आवाज उठा दे, हम एक भी सैनिक बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर हमारी वन रैंक वन पेंशन, हमारे 15,500 एमएसपी नहीं दी गई तो हम कोई वोट नहीं देंगे। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर मोदी के बयान आएंगे और हमारा ओआरओपी लागू होगा, ये मेरा वादा है सभी सैनिक भाइयों से। लेकिन सैनिक भाइयों ने वो चीज माननी पड़ेगी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि आप सैनिकों के मुद्दे हो, फिर हम ये नहीं कह रहे कि आप जो सरकार में बैठा उससे न मांगो, आपको मांगना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। इस बात में आपका पूरा राइट है और इसी तरीके को लेकर के हम एजिटेशन करते हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। जैसा कहा इन्होंने कि बच्चा जब तक रोएगा नहीं मां दूध पिलाएगी नहीं, और आप बिल्कुल पोलाइट तरीके से सिर्फ फॉर्मेलिटी करते रहोगे, इससे आपको कभी कौन सुनने वाला है। ये इस आप देख सकते हो, किसानों के आंदोलन देखिए, ट्रक यूनियन के आंदोलन देखिए, कितने आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हो ओपीएस और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम एनपीएस को लेकर कितने बड़े बड़े एजिटेशन हुए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आप समझ सकते हो। तो आपका तो आंदोलन बहुत अभी जमीन पर ही है। जमीन के ऊपर आने के लिए हमें बहुत सारा त्याग और बलिदान और एकजुटता दिखानी होगी, तभी आपके मुद्दे हैं प्रीमेचर के हैं, मिलिट्री सर्विस पे के हैं, अन्य मुद्दों पर सरकार गंभीरता से सुनेगी और आपके इसके ऊपर जवाब देगी। अभी भदौरिया जी, मैं आपके माध्यम से दो सवाल और करूंगा दूंगा। एक तो मुद्दा है ईसीएचएस का, जो कि कुछ ईसीएचएसओ में जेनरेटिक दवाई शुरू कर दी जो इफेक्टिव नहीं है। कईयों के फोन आते हैं जेनरिक, और जब वे बाहर से खरीदते हैं, एमए लिख देंगे, बाहर से खरीदते हैं, उनके बिल पास नहीं होते, बिल नहीं दे रहे, बोला आप जेनरेटिक दवाई लें। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारी ओआरओपी से बड़ा मुद्दा है, किसी को मालूम नहीं है वो मुद्दा का। मैं आपको बता दूं, मैं डायरी खोल लेता हूं। वो जो मुद्दा है हमारा विधवा पेंशन का, किसी भी संगठन का ध्यान नहीं जाता। मैं पहले भी इस मुद्दे को उठाया है। एक तो जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो 21 साल में जो मेजर रिटायर हुआ, मेजर रैंक, उसकी बेसिक 51,570 रुपए है। लेकिन सिर्फ 6 महीना ज्यादा करने से, 5 महीना ज्यादा करने से 21
साल 5 महीना करने से उसकी पेंशन 68,550 रुपए बेसिक हो जाती है। इन्होंने ये कैलकुलेशन ऑफिसर रैंक के लिए कहां से की? नंबर एक। नंबर दो, 1/1/96 1 जनवरी 1996 में एक सिपाही की विंडोज की पेंशन 1275 रुपए प्लस डीए थी। आप नोट करना, 1/1/96 में एक सिपाही की विंडोज की बेसिक पेंशन 1275 प्लस डीए थी। उसी 1/1/96 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की पेंशन 1393 रुपए प्लस डीए थी। ठीक है जी। और 1/1/23 आ जाए, 1/1/23 में सिपाही की विंडोज की बेसिक पेंशन बढ़ाते हैं ये 9,000 रुपए प्लस डीए, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विंडोज की पेंशन बेसिक पेंशन बढ़ाते हैं 56,600 प्लस डीए। ये इतना बड़ा जो गैप है 1275 1393, उसके बाद 23 में इतना बड़ा गैप जो बनाया रैंक में, वो कैसे बना, क्यों बना? क्या विधवा के बच्चे नहीं है? वो विधवा 9,000 में कैसे घर चलाए अपना? मेरा सरकार से सीधा से ये सवाल है। 1/1/2023 में 9,000 बेसिक की बजाय जब एक ऑफिसर की विधवा की पेंशन 33 गुना बढ़ी है, तो उसकी भी 33 गुना बढ़नी चाहिए। उसकी 7.5 गुना क्यों बढ़ी? एक सिपाही की विधवा की बेसिक पेंशन बढ़ाई इन्होंने 7.75 गुना बढ़ाई, 7.8% गुना बढ़ाई। और वहीं एक लेफ्टिनेंट कर्नल के एक ऑफिसर्स की विधवा की पेंशन बढ़ाई 33 गुना। बढ़ाओगे, हमें कोई एतराज नहीं है, 33 के बजाय आप 40 गुना बढ़ा दो, लेकिन सिपाही की विधवा की भी बेसिक पेंशन 40 गुना बढ़े। बिल्कुल दोस्तों, जैसा उन्होंने, हाँ सर, बिल्कुल आपका सवाल हमारी समझ में आ गया। और ये आपने जो मेमोरेंडम दिया है कर्नल रोहित चौधरी साहब को, उसमें सीधा सीधा नायक हरपाल सिंह ने भी, जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल समझाया कि यानी भेदभाव पेंशन में होगा, रैंक में से, लेकिन इतना भेदभाव जब बढ़ता है, रिवीजन होता है, तो उनको जाता है 33 टाइम्स और यहाँ 8 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब आप लगातार गैप डाल रहे हैं, और इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तर्क नहीं है। सिर्फ आपने वारोपी मिली और उसकी बंदरबांट अपने हिसाब से किया, और नाम हमारा और फायदा तुम्हारा। अब ये चलेगा नहीं, मुश्किलें जरूर आएंगी दोस्तों, एक्सपीरियंसेस होंगे, अनुभव होंगे, लेकिन एक दिन वो आएगा कि भूतपूर्व सैनिक सभी एक मंच पर होंगे, एक आवाज में होंगे, एक स्वर में बोलेंगे, और सरकार जब ये दहाड़ेंगे तो सरकार को सुनना होगा। ये मेरी ईश्वर से कामना और आपसे उम्मीद है। धन्यवाद सर।